नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे देश के अंदर अभी 2 दिन पहले ही रशिया इंडिया की समिट हुई। ये 23वीं समिट थी। प्रधानमंत्री मोदी जी और पुतिन बहुत अच्छे क्लोज मित्र अपने आप को कहते हैं। हालांकि पुतिन वाजपेयी जी के समय से भारत में इंटरेक्टेड है। ये भी कहना ठीक होगा कि भारत के रशिया से हमेशा से संबंध थे। एक्चुअली उस समय ध्रुवीकरण जब चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच में, क्योंकि रशिया वो कंट्री था जिसने सबको चौंका दिया था। अमेरिका ने जिस प्रकार से डेवलपमेंट किए उससे ज़्यादा तेजी से रशिया आ रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया और अमेरिका में एक होड़ लग गई। हालांकि दोनों एक ही ग्रुप थे उस समय, लेकिन एक होड़ लग गई कि वो संसार में हथियारों का मार्केट कौन कवर कर सकता है। तो हम रशिया के साथ चले गए। अमेरिका भी कुछ कंट्रियों में चला गया। अमेरिका लगातार प्रयास करता रहा कि भारत में वो कैसे इंटरवीन करे या भारत उसके खेमे में कैसे आए। नेहरू जी ने उस समय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में ये कहा गया ना तो हम इनके पक्ष में ना उनके पक्ष में, हम न्यूट्रल हैं। हालांकि मोदी जी ने इस बार बिल्कुल साफ कहा भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का अपना एक पक्ष है और वो शांति का पक्ष है। हम न्यूट्रल क्यों कहें? न्यूट्रल के मामले में भगवान श्री कृष्ण ने के समय का एक विवरण है, एक वृत्तांत है कि भगवान श्री कृष्ण के पास दोनों ही पार्टियां गई थी। कौरव भी गए और पांडव भी गए। भगवान श्री कृष्ण थे नहीं तो बलदाऊ जी से बात हुई। बलदाऊ जी ने कैबिनेट बुला ली अपनी, तो उनका मंत्रिपरिषद था, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा भाई जाना चाहिए, किसी ने कहा नहीं जाना चाहिए। फाइनली ये तय हुआ कि हमारे तो दोनों ही रिश्तेदार हैं, इसलिए हमको नहीं जाना चाहिए। सब ने तय करके बैठ गए कि हमको नहीं जाना चाहिए, जवाब देने से पहले एक बार श्री कृष्ण से बात कर लें। ये बात वहाँ फाइनल हुई। भगवान श्री कृष्ण जब आए तो दाऊ जी ने अपनी बात बताई, तो उन्होंने कहा भैया आपने बिल्कुल ठीक बात कही, अच्छी बात कही, लेकिन मन में एक शंका है। और वो शंका ये है कि जब महाभारत की जय संहिता लिखी जाएगी, क्योंकि महाभारत का वो पहला नाम जय संहिता हुआ करता था, जब देश की जय संहिता लिखी जाएगी, भारत की जय संहिता लिखी जाएगी, तो उसमें हमारा रोल क्या होगा ये भी आगे आने वाला भविष्य पूछेगा। इसलिए ना ये कहना जो ये कहे कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, तो अगर पापी जीत जाएगा तो फिर सवाल पूछने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि हम तो न्यूट्रल हैं। और अगर जो पार्टी जीत गई, जो जो जिसको हम चाहते थे जीत जाए या जो सात्विक थी, तो भी फिर हमारा कोई रोल नहीं है। तो हमारा भी तो कोई रोल है, हमें भगवान ने हम धरती पर क्यों आए? तब ये तय हुआ कि सेना किधर से लड़ेगी और भगवान किधर से लड़ेंगे, यानी कि उन्होंने न्यूट्रल वाली बात हटा दी, नोटा जिसको कह दीजिए। नेहरू जी अपने आप को न्यूट्रल कहते थे, ये बात या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो फेल हो गया संसार में, ये तो हमें सबको मालूम है। लेकिन मोदी जी ने कहा हमारा एक पक्ष है और वो पक्ष शांति का पक्ष है, बुद्ध का पक्ष है, और हम बुद्ध चाहते हैं युद्ध नहीं। ये हमारी ऑफिशियल लाइन अब बन गई है। तो मोदी जी ने अपना पक्ष बताया, लेकिन हमने शुरू से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाकर कहा कि हम न्यूट्रल हैं। लेकिन फिर भी हथियार, और न्यूट्रल के चक्कर में हमने हथियार नहीं खरीदे, न्यूट्रल के चक्कर में हमने डिफेंस नहीं तैयार करी, न्यूट्रल के चक्कर में हमने कुछ कहा नहीं, करा नहीं। और नेहरू जी से लगातार कहा जाता था कि भाई डिफेंस अपनी सही कर लीजिए, वातावरण ठीक कर लीजिए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो बिल्कुल यंग सांसद थे, उन्होंने भी कहा था कि देखिए हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हिस्से हैं, हम किसी पर हमला नहीं करते, ये भारत का इतिहास है, लेकिन दूसरा नहीं करेगा ये तो ठीक नहीं है, तो हमें अपने डिफेंस के लिए रखना चाहिए। तब नेहरू जी ने उनसे कहा था कि तुम बच्चे हो, तुम अभी नहीं जानते पॉलिटिक्स क्या है। तो उन्होंने कहा था मैं बच्चा जरूर हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, ये मुझे सब दुनिया में दिखता है। उस समय पूजनीय सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी भी ये कहा करते थे कि नहीं, अपनी डिफेंस तो मजबूत रखनी चाहिए, हमें किसी पर हमला नहीं करना, लेकिन फिर भी बचाव तो करना है। ऐसा नहीं हो पाया, उसका परिणाम 62 की लड़ाई निकली, और 62 की लड़ाई में हम इन्हीं सब प्रोग्राम्ड विजन की वजह से, नेहरू जी के लॉन्ग दृष्टि, बहुत दूर दृष्टि की वजह से 62 के युद्ध में हम एक बड़ी भूमि का टुकड़ा हार गए। बाद में उनके जाने के बाद फिर उनके वंशज जब बैठे या बाकी लोग बैठे, उन्होंने हथियार बनाने की शुरू किया कि भाई डिफेंस अपनी मजबूत होनी चाहिए। तो सबक भी हमने लिया, तो अपनी भूमि गवा कर लिया और कम्युनिस्टों को हम नहीं पहचान पाए। खैर, तो रशिया के पक्ष में हम चले गए और रशिया से सामान खरीदने लगे। चूंकि नेहरू जी बहुत इंक्लाइंड थे उनकी तरफ, अपनी R&D करने के बजाय, खुद में आत्मनिर्भर बनने के बजाय हम रशिया के बने हुए हथियार लेने लगे, लेते रहे भाई।
मोदी जी जब बैठे तो उन्होंने तय किया कि भाई हम आत्मनिर्भर बनेंगे डिफेंस के मामले में, हमारी फॉरेन करेंसी सारी इसी में चली जाती है, तो तेल में चली जाती है और या फिर हथियारों में चली जाती है, और फिर हम अपना सोना गिरवी रखते घूमते हैं, तो कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं IMF हमारे ऊपर। तो हम अगर दो चीज़ों में आत्मनिर्भर हो जाएं, एक डिफेंस के मामले में ताकि विश्व का कोई भी देश हमारी तरफ गलत तरीके से ना देखे, और दूसरा एनर्जी के मामले में। अब ये जो डिफेंस है और एनर्जी कहाँ से पूरी होगी? हमने राफेल खरीदा, दसॉल्ट के साथ एग्रीमेंट हुआ और ये तय हो गया कि भाई भारत में असेंबलिंग होगी, शुरू में हम आपसे ले लेंगे, बाद में हम भारत में असेंबलिंग और टेक्नोलॉजी आपको भविष्य में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। भले ही आप लगाइए, आप आइए मैन्युफैक्चरिंग करिए। भारत सरकार ने ये तय भी किया कि मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, आप आइए मेक इन इंडिया में, आप आइए बनाइए और विश्व को बेचिए, हम आपको टैक्स फ्री भी कर देंगे। आप आइए डिफेंस इक्विपमेंट खरीदिए। प्राइवेट सेक्टर को हमने सैटेलाइट और डिफेंस दोनों में खोल कर रखा। हाँ, ये है उसकी बिक्री भारत सरकार की सहमति से होगी, यानी कि जब भी विश्व में कहीं सप्लाई सुप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं पाकिस्तान को भेज दोगे हमारे यहाँ बनाकर, ऐसा नहीं है कि जो हमारे विरोधी हैं उनके यहाँ भेज दोगे, चाइना को भेज दोगे। तो ये सब कुछ हम तय करेंगे, लेकिन बाकी सब आप करेंगे, आप बनाइए और बेचिए। ये भारत सरकार ने तय किया। सैटेलाइट के मामले में हमने देखा भी कि भारत में पहला स्काई रूट नाम के प्राइवेट कंपनी आ गई जो सैटेलाइट बनाकर अब पूरे खगोल में ऊधम मचाने वाली, और दूसरी कंपनियों को भी सैंक्शन सरकार ने दे रखी। इसी प्रकार डिफेंस की भी सैंक्शन दे रखी। इसी प्रकार फाइटर जेट के लिए हमने कुछ किया है, लाइसेंसिंग हम लेकर बैठे। तो यहां पर जो सवाल पैदा हुआ कि अब रशिया के साथ जब हमारी बैठक हुई तो इसमें जो हमारी डील होने वाली थी वो क्यों नहीं हुई? डीलें हमारी होने संभावित थी। उस समय ये कहा जा रहा था कि S-400 की जगह S-500 आ गया है, क्योंकि S-400 ने बहुत बड़ी भूमिका अभी पहलगाम वाले मामले में निभाई जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो अब S-500 अपग्रेडेड है, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि S-500 भारत सरकार खरीदेगी। दूसरा, सुखोई 57 भारत सरकार खरीदेगी, ऐसा भी एक अंदाजा था कि सुखोई 57 भारत उसमें इंटरेस्टेड है और उनकी बात चल रही है। तो सुखोई 57, S-400, कुछ टैंकर्स, इनकी बात चल रही थी कि भाई हम इनका कुछ ऑल्टरनेट वहां से खरीदेंगे, इस बार डील होगी बड़ी। अब इसमें जो सवाल खड़ा किया गया वो ये खड़ा किया जा रहा है कि भाई यही वाली डील क्यों नहीं? बाकी सब हमने आदान प्रदान की बात कही, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की, हमने कॉपरेशन की बात की, हमने एनर्जी की बात की, हमने ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई की बात की कि भाई रशिया को हम ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करेंगे और रशिया हमारे यहाँ से लेबर लेकर जाएगा। लेबर से मतलब है जो कारीगर है, जो आर्टिसन है, जो जॉब है, वो रशिया भी अपने यहाँ अपना मार्केट खोलेगा। अब इसमें दो कारण कि भाई क्यों नहीं सुखोई 57 या S-400, S-500 या उनके कुछ ऑल्टरनेट हथियारों की डील क्यों नहीं हो पाई? तो एक सवाल ये कहा गया बड़ी चालाकी से भारत सरकार ने, देखो भारत सरकार है आज की। भारत सरकार अब ये नहीं चाहती कि हम अपनी करेंसी खोकर कुछ करें, और हम ये जानते ही हैं कि भारत सरकार 18 कंट्रियों के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट कर चुकी है, जिसके तहत अब हमारी करेंसी में हम बात करेंगे। आप हमसे खरीदिए, हमारी करेंसी हमको दीजिए, और हम आपसे खरीदेंगे तो हम रुपये में खरीदेंगे, तो रुपये को थोड़ा मजबूती मिले। हाँ, वो ज़रूर है कि हम आपके देशों से भी वैसे ही करेंगे। ब्रिक्स का मामला कुछ ऐसा ही था। ब्रिक्स चूंकि संसार का 50% से ऊपर का लैंड और मार्केट कवर करता है, तो ये था कि ब्रिक्स में ये तय मोदी जी करवाने में सफल हो गए कि भाई हम अपनी करेंसियों में बात करेंगे। और ये भी हो रहा है कि ब्रिक्स की क्या कोई कॉमन करेंसी हो सकती है? हालांकि वो बहुत टिपिकल विषय है। आज तक ने जब इंटरव्यू लिया पुतिन का एक दिन पहले उनके आने से, तब उन्होंने कहा कि देखो इसमें सीधा नहीं कहा जा सकता, इसमें हम बहुत होशियारी से बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, इसमें क्या करना है, चूंकि पूरा वर्ल्ड प्रभावित होगा, हम उसमें क्या कर रहे हैं ये हम तय करेंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी ने प्रस्ताव रख दिया, और लूला डे सिल्वा इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे। लूला डे सिल्वा यानी कि ब्राजील बहुत इंटरेस्टेड था, इसलिए ब्राजील को उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने भी सवाल खड़े कर दिए कि ब्राजील अगर ये कॉमन करेंसी की बात करता है और ब्रिक्स में जाता है तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, इसलिए उनको लगा कि ये बगल में हम इसको प्रभावित कर लेंगे। लूला डे सिल्वा बिल्कुल एकदम उल्टे हो गए, उन्होंने कहा मोदी जी से बात कर सकते हैं, ट्रंप से बात नहीं करेंगे, हम अपना मार्केट इधर उधर खोलेंगे। अच्छा, ये भी बात तय है कि विश्व का सबसे ज्यादा इमर्जिंग मार्केट भी भारत है और खपत भी भारत में है, तो भारत भाई अपने यहाँ क्यों नहीं आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनेगा? हमें तो 47 से ही आत्मनिर्भरता की तरफ चलना चाहिए था। अब कोई ये कह सकता है कि 47 में हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, अंग्रेज सब लूट के लिए, कुछ भी रिसोर्स हो ना हो, लेकिन रुपया डॉलर बराबर था। आज की तारीख में
कहाँ सिचुएशन पहुंच गई है ये देखने वाली बात है। और सोने के हमारा खपत संसार में सबसे ज़्यादा है, तो सोना भी हमारे रिजर्व बैंक में होना चाहिए था। खैर नहीं हुआ, जो भी कारण निकले वो धीरे धीरे डीवैल्यूएशन होता चला गया। आज भी वो डीवैल्यूएशन हो रहा है। अब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोग्रेस करना है, अब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हमें बहुत सारे काम करें, फिर भी रुपया मजबूत करने की आवश्यकता है। तो हमने जब ये कह दिया कि भाई रूबल में हम करेंगे, यानी कि रशियन करेंसी में हम बात करेंगे, ब्राज़ीलियन करेंसी में बात करेंगे, या हम येन में बात करेंगे, यानी कि आपकी लोकल करेंसी और हमारे रुपए के साथ हम बात करेंगे। इसके लिए हमने बॉस्टो अकाउंट भी यहाँ पर भारत में खुलवा दिए उन बैंकों के जो उनकी करेंसी को डील करता है। तो सवाल यहाँ पर ये था कि रशिया, चूंकि रशियन रूबल पर रशिया का जो करेंसी है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रशिया के साथ जो भी करेगा उसके साथ पता नहीं वो क्या कर देंगे, आसमान फाड़ देंगे। लेकिन भारत तो पीछे नहीं हटा। भारत ने कहा भाई हमारे जो अपने इंटरेस्ट हैं वो प्रथम है, बाकी का जो कुछ भी है वो आप देखो, हमारे इंटरेस्ट प्रथम है, हम अपना इंटरेस्ट पहले देखेंगे। एस जयशंकर जी पूरे विश्व में ये बताते भी घूमे और उन्होंने पूरे यूरोपियन यूनियन की भी पोल खोली। उन्होंने कहा इनको पहले मना करो, खुद भी आप ले रहे हो रेयर मेटल्स रशिया से, रशिया के साथ बैठक भी कर रहे हो, पुतिन के साथ सेपरेट बैठक भी कर रहे हो, भारत नहीं कर सकता, भारत अपनी पॉलिसी तय करेगा। और यही उन्होंने ईरान के लिए भी कहा था उस समय कि भाई चाबहार पोर्ट की बात करें या ये करें वो करें, वो आपको नहीं कर सकते। लेकिन फिर भारत आगे बढ़ता चला गया। भारत ने कहा भाई मेरे इंटरेस्ट प्रथम है, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, देखो आप ये अपनी पॉलिटिक्स अपने पास रखो। अब ये जो आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, तो इसमें हमने जब तय कर लिया, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम उनसे एनर्जी खरीद रहे हैं, उनसे हथियार खरीद रहे हैं। तो एक व्यू ये आया कि उनसे एनर्जी और हथियार जब हम खरीद रहे हैं तो रुपया देंगे उनके पास, रुपया उनके पास चला जाएगा, वो खर्च कहां करेंगे? भाई डॉलर तो इंटरनेशनल करेंसी है, खर्च हो जाती है, या सोना दीजिए तो सोने में चला जाएगा, एसडीआर दीजिए एसडीआर में हो जाएगा। लेकिन जब हम रुपए में करेंगे तो रुपया, हमने उनसे सस्ता तेल खरीदा, इस समय है हम मेन इंपोर्टर हैं उनके, और हम हथियार भी उनसे खरीद रहे हैं, तो रुपया जो कुछ भी हम उनको देंगे वो खर्च कहां करेंगे? अब इसके पीछे ये नई बात है। इसके पीछे मोदी जी का एक टिपिकल माइंड है। टिपिकल से मतलब मैं कहता हूं एक विद्वतापूर्वक माइंड है। उस विद्वतापूर्ण माइंड में मोदी जी ने एक दांव ये फेंक दिया कि भाई देखो, रुपया अगर आपके पास ज्यादा पड़ा हुआ है तो हमसे सामान खरीदो, यानी कि हम आपके लिए एक्सपोर्टर बन सकते हैं ना। तो आपकी जरूरतें जो आप यूरोप से ले रहे हैं या और कहीं से ले रहे हैं वो हमसे खरीदिए, रुपया हमको वापस दीजिए। तो जब रुपया आपके पास है और हम रुपए ही देंगे आपको, हम रुपया में ही ट्रांजैक्शन करेंगे, जब हम रुपये में ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर हथियार कैसे आएंगे? तो आप कितना सामान हमको बेच रहे हो, तो इसका मतलब हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हो गया जितना रुपया हम दें उनको उतना सामान वो हमसे भी खरीदें, या तो बार्टर सिस्टम में खरीद लीजिए या फिर रुपया आदान प्रदान कर लीजिए। तो रुपया आदान प्रदान जब होगा या रूबल आदान प्रदान होगा तो रुपया और रूबल की करेंसी का जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन ऐसा होना चाहिए कि ना हमको घाटा हो ना तुमको घाटा। वो तभी हो सकता है जब रुपया जितना हमने आपको दिया है सामान खरीदने का वो सब वापस हमसे खरीदिए और हमको वापस दे दीजिए। ये हो नहीं रहा है क्योंकि एनर्जी हमने तो कभी काम ही नहीं किया, ना डिफेंस पे काम किया ना एनर्जी पर काम किया। अब सरकार ने आरएनडी करनी शुरू करी, अब सरकार ने जेट्रोफा पर काम करना शुरू किया, शुगर केन पर काम करना शुरू किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम करना शुरू किया और तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। या हम आत्मनिर्भर भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट की फैक्ट्रियां यहाँ भारत में लगा रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने, तो अब हमने करना शुरू किया है और हम धीरे से एक्सपोर्टर उसमें बनेंगे। लेकिन हमने कभी काम नहीं किया तो हम हमेशा खरीदते ही रहे और यहां तक कि भारत का सोना भी गिरवी रखते रहे। तो फिर अगर रुपया आपके पास रखा और आपको जरूरत नहीं है रुपए की तो हम आपका सामान नहीं खरीदते। दूसरी बात यह भी एक और आती है कि भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ है। भारत आत्मनिर्भर चूंकि बनने की संकल्प लिए बैठा है, इसलिए इन हथियारों के विषय में एक और बात सामने आती है। वो बात ये आती है कि हमने क्या सुखोई 57 का कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था स्वदेशी करना शुरू कर दिया? यस, हमने एएमसीए को करना शुरू कर। एएमसीए का मतलब है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है और ये हल्के भी हैं और वो हम बना रहे हैं। हमने उसका फंड भी बड़ा निकाला है, 5वीं जनरेशन हम उसमें काम करें। ये सुखोई 30 की तरह है या फिर मिराज 2000 की तरह है जो बहुत लाइट वेट होता है। तो ये इसको कहा जा सकता है कि ये सुखोई 57 का तो या SU 57 का ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन ये हमारा अपना प्रोडक्ट होगा और ये हमारा जो
प्रोडक्ट है FGFA, जिसको हम कहते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ये भारत इस पर आत्मनिर्भर होने वाला है। तो हमारा काम तो ये चला देंगे, इसका काम HAL पर भी चल रहा है और इसका काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास, AD के पास भी चल रहा है। तो भाई एक तो समस्या वो, और दूसरी हम खुद अपने डेवलप कर रहे हैं, 5th जनरेशन में डेवलप कर रहे हैं, तो हम अपने में R&D में वो धन लगाएंगे। दूसरा सुखोई 50, दूसरा S-400 S-500 की बात है आ जाती है। तो S-400 S-500 ने हमने देखा कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया ऑपरेशन सिंदूर के समय पर, तो हम वो भी नहीं परचेज किए, अभी तो हमारा काम चल रहा है। लेकिन ये बात भी है, इसके ऑल्टरनेट भारत में चल रहा है। दूसरी बात हमने एक और कही उनसे हमने कहा कि देखिए, भारत में हम ऑल्टरनेट व्यवस्था तो इसकी करने की कोशिश कर ही रहे हैं, जिसको हम प्रोजेक्ट कुशा कहते हैं। प्रोजेक्ट कुशा में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हम बनाते हैं, और इसका डिफेंस सिस्टम भी हम यहां पर भारत में तैयार कर रहे हैं। हम सब जान रहे हैं कि मीडियम रेंज की जो मिसाइलें हैं, या फिर इनको रोकने की जो क्षमता है, या मीडियम रेंज के जो आकाश वगैरह हैं, ये सबके साथ S-400 का ऑल्टरनेट तो हमारे पास नहीं हम बना पाए, लेकिन हम वैसे ही कुछ बना रहे हैं इजराइल की मदद से, और उस पर R&D चल रहा है। और संभव है कि सरकार उससे पीछे, इस एग्रीमेंट से पीछे इसलिए और हट रही हो क्योंकि ज्वाइंट वेंचर हमारा इजराइल के साथ चल रहा है, मीडियम मतलब इनके लिए। तो फिर यह संभव है कि भारत सरकार बिल्कुल फाइनल स्टेज पर हो ऑपरेशन कुशा के तहत, और फाइनल स्टेज होने की वजह से हमको अभी वो नहीं चाहिए, हमें अपना स्वदेशी बना लेंगे। तो दो बातें हैं, एक तो ये है कि हमने ये कहा कि भाई S-500 की बात करो, S-400 की बात करो, सुखोई की बात करो। पहली बात तो यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अभी भारत सरकार ने पीछे सरकारों के 2010 के जो एग्रीमेंट थे वो भी कैंसिल किए हैं रशिया के साथ, और ये कहा है कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, आप आइए यहीं बनाइए, हमारे पास लेबर हम आपको देंगे, सब कुछ देंगे, आप बनाइए लेकिन भारत में। तो हम आपके खरीदार बनेंगे हैं। हम 60% से 40% पर आ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पहले हम 60% हम रशिया के से ही इंपोर्ट करते थे, अब हम 40% पे आ गए क्योंकि हमने वर्ल्ड के दूसरे मार्केट पे देखने शुरू कर दिए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार खुद R&D कर रही है और खुद मैन्युफैक्चरिंग, तो जो आएगा यहां बनाएगा हम उससे खरीदेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। अमेरिका के साथ हमारी हमेशा इसीलिए नहीं बनी क्योंकि वो टेक्नोलॉजी कभी ट्रांसफर नहीं करते। रशिया हमको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता था, हमारी असेंबलिंग भी भारत में कर लेता था। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें उसके सहयोग से हम बना ही चुके हैं और विश्व को प्रभावित भी कर रहे हैं। इसलिए यहां पर ये कह देना कि भारत सरकार का कुछ अच्छा मतलब वो नहीं हुआ, ये गलत है। दोनों बातें चालाकी से हमने रुपए में, मतलब आप हमसे परचेज करिए और ये जो यहां बनाइए आपके पास, आपको भी चाहिए हमारे रुपए, हमको वापस दे दो, बाकी का जो है उसको सेट कर लो। और दूसरा ये है कि हम यहां पर अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आपके साथ डील करेंगे। दूसरा ये भी है कि हम स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करेंगे। आपको अगर R&D करनी है तो आप हमारे साथ करिए, इजराइल कर रहा है और बाकी कंट्री कर रहे हैं, हम उनके साथ कर रहे हैं, आपके साथ भी करेंगे। राफेल यहाँ पर आ रहा है, हम भविष्य में उसको बनाने वाले हैं। हमारे पास एयरबस की जो वाहन है, एयरबस का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी हम भारत में बनाने की बात कर रहे हैं और हमने एग्रीमेंट कर लिए कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें। कुल मिलाकर जो भारत की आवश्यकता है वो हम भारत में कम से कम मेक इन इंडिया तो हो, कम से कम मेक इन इंडिया तो हो, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया हो। भले ही आप आकर बनाए, टेक्नोलॉजी में हमें ट्रांसफर करें। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं विश्व में, आपकी तरह हम भी सप्लायर बनना चाहते हैं, और भारत की जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो तो हमारी है ही, इसमें कोई शक ही नहीं। मैं समझता हूं कि एक अच्छा कदम इस विषय पर भारत सरकार ने लिया, अच्छा इनिशिएट किया, और अच्छा इनिशिएट करते हुए भारत सरकार ने अच्छा निर्णय लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।